हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीवाईक्यू वाला पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपीएसआई एग्जाम में हिंदी से 40 प्रश्न 100 नंबर के पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 प्रश्न विराम चिन्हों से होते हैं। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो को देखकर आप अपने 5 नंबर सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपके यूपीएसआई 2025 के एग्जाम के लिए। बिना स्किप किए अंत तक बने रहें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देख लीजिए, हम जो विराम चिन्ह लिखते हैं, हम हमेशा चिन्ह को ज्यादातर इस तरह से लिखते हैं, पर ये गलत है। चिन्ह को हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहले कामता प्रसाद गुरु जी के द्वारा जो परिभाषा दी गई है विराम चिन्ह की, वाक्यों में शब्दों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने की सुविधा के लिए लेखों में जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। एक और हिंदी के विद्वान हैं वासुदेव नंदन प्रसाद जी, इन्होंने जो परिभाषा दी है, पाठक के भावबोध को सरल व सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। इससे वाक्य का गठन सुंदर और भावाव्यक्ति में स्पष्टता आती है। अब देख लेते हैं दोस्तों हम एक एक करके विराम चिन्ह। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। दोस्तों, सबसे जरूरी है आपको उस चिन्ह को पहचाना कि पूर्ण विराम है तो वो होता कैसा है। जितने भी विराम चिन्ह हैं उन सभी को आइडेंटिफाई करना है कि वो किस तरह से बनाए जाते हैं। अब आते हैं पूर्ण विराम पे। तो प्रश्नवाचक व विस्मयवाचक को छोड़कर अन्य वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगता है। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय पूर्ण विराम का उपयोग होता है। दोहा, सोठा, चौपाई, सवैया आदि के अंत में, अप्रत्यक्ष कथन के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, श्याम ने खाना खा लिया है, पूर्ण विराम लगेगा। बच्चे खेल रहे हैं, राम जा रहा है। जहां पर वाक्य पूर्ण हो जाता है वहां पर पूर्ण विराम लगता है। हमारा अगला चिन्ह है अल्प विराम। ये इस तरह से लगाया जाता है दोस्तों, याद रखना, एक जैसे कई पद, शब्द या वाक्य एक साथ हों तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे रमेश, सुरेश, हेमा, प्रियंका हिंदी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये सभी के साथ में यहाँ पर अल्प विराम लगाया गया है। जहां एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, सुनो सुनो कोई रो रहा है, तो यहाँ पर सुनो सुनो के बीच में अल्प विराम है। हाँ या नहीं को शेष वाक्य से अलग करने में, हाँ मैं हिंदी पढ़ाता हूं, तो यहाँ पर हाँ के बाद अल्प विराम है। उद्धरण चिन्ह से पूर्व, राम ने श्याम से कहा, अब यहाँ पर अल्प विराम आ गया है। उसके बाद राम ने श्याम से कहा अपना काम करो। संख्याओं के मध्य जब भी हम संख्याएं लिखते हैं 1 2 3 4 5, सभी के बीच में कॉमा आएगा। जब वह, यह, तब, तो या अब का लोप हो, अर्थात जब ये हटते हैं तो अल्प विराम लगता है। उदाहरण, जब जाना ही है तो जाओ। अब यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन है, की के बाद अल्प विराम नहीं लगता है। उदाहरण, मुझे पता है कि तुम अच्छा कर रहे हो। तो इसको ध्यान रखना दोस्तों, कभी बर्तनी शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हमारा तीसरा विराम चिन्ह है अर्ध विराम। दोस्तों, इस तरह से बनाया जाता है, याद रखना। इसका प्रयोग कैसे होता है, अनेक उपाधियों को एक साथ लिखने में, जैसे कि राम सिंह बीई बीएड, तो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर प्रयोग किया गया है अर्ध विराम का। मिश्र वाक्यों में प्रधान वाक्य से अलग अर्थ स्पष्ट करने हेतु, जब मेरे पास समय होगा तब मैं अवश्य आऊंगा, तो यहाँ पर ये अर्ध विराम है। अब है दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह, बहुत देखा होगा आपने। प्रश्नात्मक भाव व्यक्त करने वाले वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे कि आपका नाम क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, इन सभी में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अगला विराम चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये इस तरह से बनाया जाता है दोस्तों, आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय आदि भाव व्यक्त करने हेतु इसका उपयोग होता है। उदाहरण, अरे यह क्या हो गया। अगला विराम चिन्ह है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। तो दोस्तों ये 2 प्रकार का होता है, एक हरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण। दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले एक हरा उद्धरण, ये वाला किसी पुस्तक, समाचार पत्र, शीर्षक, उपनाम आदि में इसका उपयोग होता है। उदाहरण के लिए, मेला आंचल उपन्यास की समीक्षा लिखिए, तो यहाँ पर दोस्तों ये मेला आंचल लिखा हुआ है, तो इसके लिए एक हरा उद्धरण का प्रयोग होगा। ऐसे कोई भी किताब है, रामायण है, महाभारत है, सभी के लिए इसका प्रयोग होगा। दूसरा उदाहरण है तुलसीदास कृत रामचरितमानस एक अनुपम कृति है, तो यहाँ पर रामचरितमानस के लिए इसका उपयोग किया गया है। अब है दोहरा उद्धरण, ये वाला किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखने में इसका उपयोग होता है। जैसे कि कोई मुहावरा है, कोई कहावत है, किसी ने कोई नारा दिया है, कोई स्लोगन है, उसमें हमेशा दोहरा उद्धरण उपयोग होगा। उदाहरण के लिए, गांधी जी ने कहा
कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पर दोहरा उद्धरण है, क्योंकि इस वाक्य को हम चेंज नहीं कर सकते। जो गांधी जी ने कहा था वही लिखना है, करो या मरो। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। हमारा अगला विराम चिन्ह है योजक या विभाजक। इस तरह से दोस्तों, हाइफन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। विलोम शब्दों के बीच में इसका उपयोग होता है, जैसे रात दिन, हानि लाभ, जीवन मरण। द्वंद्व समास में राम लखन, माता पिता, ठंडा गरम। जहां समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जैसे कि घर घर, रात रात, दूर दूर। तुलनावाचक शब्द सा सी से के पूर्व में, जैसे कि तुम सा मूर्ख नहीं मिलेगा, तो तुम सा के बीच में इसका उपयोग किया गया है। संयुक्त क्रियाओं व विपरीत लिंगों के बीच में, जैसे कि राजा रानी, बेटा बेटी, खाना पीना, मारना पीटना, माता पिता, भाई बहन। अगला विराम चिन्ह है निर्देशक या रेखिका चिन्ह। तो दोस्तों, हमने जो पहले योजक चिन्ह पढ़ा था, इसका सिंबल सेम वही है, लेकिन इसका जो उपयोग है, इसकी कंडीशंस अलग अलग हैं। जैसे उद्धृत वाक्य से पहले तुलसीदास ने कहा, अब यहाँ पर इसका उपयोग हो गया, परहित सरस धर्म नहीं भाई। उसके बाद विवरण प्रस्तुत करने में संधि के 3 भेद होते हैं, फिर यहाँ पर इसका उपयोग हुआ। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और उदाहरण है जैसे यथा, उदाहरण आदि के बाद यथा जैसे हम यूज करेंगे तो उसके बाद एक निर्देशक चिन्ह देना है। जैसे उपयोग करेंगे फिर इसका उपयोग करना है। निम्नांकित, निम्नलिखित शब्द के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद इसका उपयोग होगा निर्देशक चिन्ह का। अगला विराम चिन्ह है अपूर्ण विराम। दोस्तों, इस तरह से लगाया जाता है। दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम और अपूर्ण विराम, क्योंकि इनमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इन चारों को बहुत अच्छे से देखना है कि चारों में क्या अंतर है। इसका उपयोग करते हैं शीर्षक को स्पष्ट करने हेतु। इसके उदाहरण है गदर एक प्रेम कथा, तो यहाँ पर यह उपयोग किया गया है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, हमने ये निबंध लिखा है, ये यहाँ पर उपयोग हुआ है। पूर्णांक 200 अंक हमारे क्वेश्चन पेपर में लिखा मिलता है, ये यहाँ पर उपयोग हुआ है। प्राप्तांक 180 ऐसे लिखा रहता है। अगला विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। इस तरह से बनाया जाता है दोस्तों, किसी विवरण को प्रारंभ करने हेतु। संधि के 3 भेद हैं, ये लगा दिया दोस्तों, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो, ये यहाँ पर उपयोग किया। पुरुषार्थ 4 हैं, इसका उपयोग किया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगला चिन्ह है दोस्तों कोष्टक। तो ये कोष्टक ऐसे लगाया जाता है दोस्तों, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि लौकिक। अब लौकिक एक टिपिकल वर्ड है, तो यहाँ पर सांसारिक इसका ब्रैकेट में लिख दिया गया है ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। मनुष्य सुखों के पीछे भागता है। आपकी क्षमता, कोष्टक में लिख दिया है शक्ति, ताकि क्षमता का अर्थ स्पष्ट हो जाए। आपकी क्षमता में कोई कमी नहीं है। अगला विराम चिन्ह है संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। ये बहुत बार आपने देखा होगा उपयोग होते हुए। संक्षिप्त रूप लिखने में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर को हम लिख देते हैं इस तरह से, पंडित को लिख देते हैं इस तरह से, प्राध्यापक को लिख देते हैं इस तरह से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सबको लिख देते हैं इस तरह से। इसे बोलते हैं लाघव चिन्ह। अब आता है पदलोप चिन्ह। इस तरह से होता है दोस्तों, कथन में बीच के शब्द छोड़ने हेतु। उदाहरण, जो मैं कहता हूं, इसके बाद वो मैं करता हूं। मैं सोच रहा था कि शायद मुझे वहां जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि शब्द ऐसा होता है जो ऐसा लगता है कि इसके बाद भी कहने वाला कुछ कहना चाह रहा है, उसका वाक्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है और वो कुछ कहना चाह रहा है। जैसे कि मैं वहां जाता तो, लेकिन अब इसके बाद इसका अर्थ ये हुआ कि मैं कुछ और भी कहना चाहता हूं। वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग होगा? पदलोप चिन्ह का। अगला विराम चिन्ह है समानता या तुल्यता सूचक। ये वाला दोस्तों जिसे हम बराबर बोलते हैं, समानता या तुल्यता दर्शाने हेतु। जैसे कि कृतज्ञ, इसके बराबर में क्या हुआ? उपकार ना मानने वाला। तपह धन वन, बराबर में तपोवन, तो इसे बोलते हैं समानता या तुल्यता सूचक। अगला विराम चिन्ह है त्रुटिपूरक, विस्मरण या हंस पद। इसका उपयोग आपने दोस्तों अपनी कॉपी में लिखते हुए किया होगा। इस तरह का होता है, लिखते समय छूटे अंश को दर्शाने हेतु। जब हम अपनी कॉपी में कुछ लिख रहे होते हैं और बीच का कोई शब्द छूट जाता है, तो हम इस चिन्ह का उपयोग करके और छूटा हुए शब्द को इसके ऊपर लिख देते हैं। जैसे कि मुझे आज जाना है, अब यहाँ पर कुछ ये चिन्ह लगा हुआ, इसका मतलब कुछ छूटा है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया दिल्ली, मतलब मेरा दिल्ली शब्द छूट गया है, तो शब्द क्या बन जाएगा? मुझे आज दिल्ली जाना है। तो यहाँ पर छूटे हुए शब्द के लिए किसका उपयोग करेंगे? इस हंस पद का। पुनरुक्ति सूचक इस तरह से होता है दोस्तों, इसका भी उपयोग आपने किया होगा, इससे समय बचता है।
शब्द की पुनरावृत्ति ना लिखकर सूचक का प्रयोग करते हैं, जैसे कि राम खाना खा रहा है। अब यहाँ पर बच्चा आम खा रहा है, तो आम खा रहा कॉमन है, तो हम यहाँ पर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का उपयोग करेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि खा रहा है। अगला विराम चिन्ह है व्युत्पादक चिन्ह या विकल्प चिन्ह। इस तरह से होता है दोस्तों, शब्द या भाषा की उत्पत्ति क्रमबद्ध रूप में दर्शाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, या फिर या के अर्थ में किसी विकल्प को दर्शाने के लिए, जैसे कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट, हिंदी। इसको भी याद कर लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले संस्कृत आई, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पर इस चिन्ह का उपयोग किया गया है, ये क्या क्रमबद्धता दर्शा रहा है कि किस तरह से हिंदी का विकास हुआ। ऐसे ही दूसरा इसका उपयोग है विकल्प चिन्ह के रूप में, यहाँ पर किया गया है, ऐसे लिखा हुआ है दिल्ली और मुंबई, तो इसका अर्थ हुआ दिल्ली या मुंबई, तो या के विकल्प के लिए इसका उपयोग करते हैं। एक और उदाहरण है चाय, कॉफी, तो यहाँ पर इस चिन्ह से पता चलता है कि पूछ रहा है चाय या कॉफी। अगला विराम चिन्ह है पाद टिप्पणी। इसको स्टार से या फिर नंबर से दिखाते हैं 1 2 3 करके। वह टिप्पणी जो किसी ग्रंथ में या किसी पुस्तक में पृष्ठ के निचले भाग में सूचना, निर्देश आदि के लिए लिखी गई हो। तो दोस्तों इसका उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। एक लेख में ऐसे लिखा हुआ है कि यह घटना 1995 में घटी थी, और यहाँ पर एक वन लिखा हुआ है थी के बाद। इसका अर्थ ये है, ये जो वन है इसका मतलब कि इससे जुड़ी कोई और बात भी है जो कि पुस्तक के नीचे वाले भाग में या फिर सबसे अंतिम पृष्ठ में दी गई है। वहां पर वन के साथ में लिखा रहता है कि इस घटना से संबंधित और अधिक जानकारी क्या है। आपने बड़ी बड़ी पुस्तकों में देखा होगा, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी आती है उसमें देखा होगा, या फिर रामायण जो हम पढ़ते हैं अपने घर पे उसमें लिखा रहता है। बीच बीच में इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसी उदाहरण को देखते हैं। यह घटना 1995 में घटी थी, और यहाँ पर एक लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इस एक का अर्थ ये है, लेख के पृष्ठ के नीचे पाद टिप्पणी होगी, यहाँ पर एक लिखा होगा, और 1995 में यह घटना हुई थी जब दिल्ली में बाढ़ आई थी। तो यहाँ पर ये अतिरिक्त जानकारी है जिसको निचले भाग में या फिर अगले पृष्ठ पर लिख दिया जाता है। अगला विराम चिन्ह है तिर्यक चिन्ह या तिर्यक रेखा। इस तरह से होती है दोस्तों, दो या अधिक शब्दों के बीच विकल्प के लिए। उदाहरण के लिए पुरुष और महिला, पिता या पुत्र, माता या पिता, इस तरह से इसका उपयोग करते हैं। हमारा अगला विराम चिन्ह है पाद बिंदु या नुक्ता। इसको इस तरह से लिखा जाता है दोस्तों, इसका उपयोग करते हैं अरबी फारसी से आए शब्दों के नीचे, जैसे कि गलत, खबर, आजादी, अखबार। यहाँ पर जो नीचे देखिए बिंदी लगी हुई है, इसको बोलते हैं नुक्ता या फिर पाद बिंदु। ये शब्द, इसको देखकर हमें पता चलता है कि हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, अरबी या फारसी भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रयोग हो रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो विराम चिन्ह को लेकर, जिसमें हमने 20 अति महत्वपूर्ण विराम चिन्ह देखे और उनके उदाहरणों को समझा। तो दोस्तों आपको अपने एग्जाम के लिए सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि वो उस विराम चिन्ह का प्रतीक क्या है, उसका सिंबल क्या होता है, और दूसरा उनका उपयोग कहाँ करते हैं। कई बार वर्तनी सुधार में विराम चिन्ह लगाने के लिए आ जाते हैं, या फिर सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि पूर्ण विराम कैसे लिखा जाता है, अल्प विराम कैसे लिखा जाता है। इन्हें हम बहुत आसान मानते हैं, लेकिन कई बार हम गलत करके आ जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको ध्यान रखना है। बहुत छोटा सा वीडियो है, और आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए, आपके 2 क्वेश्चन आपको आपके प्रश्न पत्र में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार देखने के बाद आपके एग्जाम से पहले बस 10 मिनट इसको रिवाइज कर लेना, आपके 5 नंबर सुनिश्चित हो जाएंगे। और दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे द्वारा यूपीएसआई एग्जाम के लिए हिंदी विषय की सीरीज चलाई जा रही है, जिसका ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम तत्सम तद्भव, जिसमें कि 500 तत्सम और तद्भव शब्द, और उसके अगले वीडियो में 1000 पर्यायवाची शब्द का वीडियो हम बना चुके हैं। हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में आप जाकर आप देख सकते हैं। हम आपको हिंदी का कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एग्जाम से पहले इस वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देख लेना, ताकि आपका रिवीजन हो सके और एग्जाम में गलती होने की संभावना ना रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और आपको आपके एग्जाम की तैयारी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तैयारी में लगे रहिए, जीत आपकी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।